आज हम लोग मिडवाइफरी का सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो जो भी जिसने भी अभी तक जो है फर्स्ट क्लास नहीं किया है तो आप लोग पहले फर्स्ट क्लास कर लीजिए, उसके बाद इसको कीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी जो है सब बीटीएससी की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सभी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग लाइव क्लास, जो कि मतलब आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपका किसी भी कारणवश छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी रहेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, फिर से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसी कोर्स में आप लोगों का मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। उसके लिए आप लोगों को कोई भी अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और ये कोर्स का फी कितना है, तो कोर्स का टोटल फी जो है सिर्फ और सिर्फ 299, सिर्फ और सिर्फ 299 में आप लोगों को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी से जाके मंजिल बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को ये जो दिख रहा है राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके वहां से मंजिल बैच को ज्वाइन कर लेना है। और अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड, या फिर अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक का उद्देश्य क्या है। टू प्रिवेंट एनीमिया, टू इंक्रीज फीटल मूवमेंट्स, टू रिड्यूस नॉसिया एंड वोमिटिंग, टू प्रिवेंट गेस्टेशनल डायबिटीज। तो जो आयरन और फॉलिक एसिड का जो टैबलेट होता है वो क्या करता है, तो वो जो है खून को ये करता है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट अनीमिया, अनीमिया को रोकने के लिए जो है आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसके कारण अगर वो आयरन एंड फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं तो एनीमिया उन्हें हो सकती है, खून की कमी, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए जो है आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सामान्य गर्भावस्था के लिए अनुशंसित न्यूनतम प्रसव पूर्व जांच कितनी होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8। तो टोटल कितनी जांच होना चाहिए एंटीनेटल ये में, एंटीनेटल फेज में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान, तो टोटल होना चाहिए 4 विजिट जो है मस्ट होना चाहिए। आप मतलब वो एक तो 3 मंथ पे होता ही है, हर मतलब चेकअप करवा लेना चाहिए कम से कम, पर 4 विजिट जो है इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम है आप लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी में करवाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज। प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टल, एर्गोमेट्रिन, ऑल ऑफ द अबव। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को, प्रसवोत्तर जो रक्तस्राव उसको रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो ये तीनों दी जाती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है, मिजोप्रोस्टल भी दिया जाता है, और एर्गोमेट्रिन भी दिया जाता है। ये तीनों दवाइयाँ जो है पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए दी जाती हैं। और ये कब दी जाती है, तो ये डिलीवरी के बाद दी जाती है, जब बेबी जो है बाहर आ जाता है तब ये दिया जाता है, ये तीनों टैबलेट्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में निषिद्ध दवा कौन सी है। पैरासीटामोल, टेट्रासाइक्लिन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम। तो कौन सा जो है एक निषिद्ध दवा है गर्भावस्था के दौरान, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है। ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मिथाइल डोपा, कैल्शियम ग्लूकानेट। तो जो इक्लैम्सिया है उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इक्लैम्सिया को जो है इलाज के लिए जो है मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, और प्रेगनेंसी में इक्लैम्सिया का इलाज जो है मैग्नीशियम सल्फेट से किया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंडीशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्री टर्म लेबर। कौन सी स्थिति अकाल प्रसव के लिए जोखिम कारक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसमें से कौन सा जो है अकाल प्रसव के लिए जो है रिस्क है, और रिस्क जोखिम वाला कारक है। तो ये
कौन सा है? तो ये चारों चारों जो है, हाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये तीनों जो है ये रिस्क फैक्टर है प्री टर्म लेबर के लिए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ सीवियर प्री इक्लैम्सिया? गंभीर प्री इक्लैम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? प्रोटीन्यूरिया, ब्लड प्रेशर 160/110 mmHg, सीवियर हेडेक एंड ब्लड विजन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा जो है हॉलमार्क साइन है सीवियर प्री इक्लैम्सिया का? मुख्य लक्षण इसमें से कौन सा है? तो इसमें से मुख्य लक्षण कौन सा है? तो ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों हैं ये मुख्य लक्षण होते हैं सीवियर प्री इक्लैम्सिया का, कि क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा, यूरिन में जो है प्रोटीन का प्रेजेंस होगा, ब्लड प्रेशर जो है 160/110 mmHg में ये जाएगा, फिर सीवियर हेडेक और ब्लड विजन। तो ये तीनों लक्षण अगर प्रेजेंट है तो ये सीवियर प्री इक्लैम्सिया के लक्षण है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड? कौन सी स्थिति अत्यधिक एमनियोटिक द्रव से जुड़ी होती है? फीटल एनोमलीज, मैटरनल डायबिटीज, ट्विन प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा कंडीशन जो है एमनियोटिक फ्लूइड से जुड़ा हुआ होता है, अत्यधिक एमनियोटिक द्रव से जुड़ी होती है? तो ये तीनों जो कंडीशन है ये एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड से एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। फीटल एनोमलीज, मैटरनल डायबिटीज और ट्विन प्रेगनेंसी। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन नियोनेटल रिससिटेशन? नवजात पुनर्जीवन का पहला चरण क्या है? स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशंस, गिव ऑक्सीजन, क्लियर एयरवे एंड प्रोवाइड वार्मथ, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस। तो कौन सा जो है सबसे पहला, अगर मान लीजिए जो बेबी बाहर आता है और अगर वो थोड़ा रोता नहीं है, आप जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं वो आते हैं तो मतलब रोते नहीं हैं या फिर मतलब उनका डेथ के ये पे रहते हैं, अगर उन्हें सही केयर ना दिया जाए तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहला केयर क्या है अगर उन्हें पुनर्जीवित करना है? तो सबसे पहला जो ये स्टेप होता है वो होता है क्लियर एयरवे एंड प्रोवाइड वार्मथ। उन्हें गर्मी प्रदान करना और जो उनका नोज है उसमें जो है क्या बोलते हैं, आप लोग देखा होगा नोज को साफ किया जाता है, उसमें से जो डस्ट है बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ताकि जो बेबी का ये है अगर उन्हें गर्मी मिले और उनका जो नोज वाला एरिया है जो भी गंदगी उनके अंदर गई है वो साफ हो जाए और वो पुनर्जीवित हो जाए, वापस से सांस वास लेने लगे, रोने लगे, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल अपगार स्कोर एट 1 मिनट फॉर अ हेल्दी न्यू बॉर्न? एक स्वस्थ नवजात के लिए 1 मिनट में सामान्य एपिगर स्कोर क्या होता है? 0 से 3, 4 से 6, 7 से 10, 10 से 12। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लास किया होगा तो उसमें पहले ही हम लोगों ने ये कर लिया कितना होता है एक हेल्दी न्यू बॉर्न के लिए अपगार स्कोर 1 मिनट पे, तो वो होता है 7 से 10। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज अ पोस्टपार्टम पीरियड? प्रसवोत्तर अवधि कितने समय तक रहती है? 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स। तो पोस्टपार्टम पीरियड कितने समय तक रहती है? तो पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो 6 वीक्स तक रहती है। पोस्टपार्टम पीरियड कौन सा होता है? तो जो डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसे पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। तो 6 हफ्ते तक की ये अवधि होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइन इंडिकेट्स पोस्टपार्टम इन्फेक्शन? कौन सा संकेत प्रसवोत्तर संक्रमण को दर्शाता है? फीवर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक, फॉल स्मेलिंग लोकिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा साइन है जो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन को दर्शाता है? तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन को ये तीनों ही दर्शाते हैं। फीवर जो है आप लोगों का 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक, दुर्गंध युक्त योनिस्राव और निचले पेट में दर्द, अगर ये तीनों जो है साइन प्रेजेंस है एक वीमेन के अंदर तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का ये साइन है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग? पर्याप्त स्तनपान का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? बेबी स्लीप्स फॉर लॉन्ग आवर्स, बेबी पासेस यूरिन 6 से 8 टाइम्स पर डे,
बेबी क्राइज लेस, बेबी गेन्स वेट प्रॉपरली। तो इसमें से मतलब कौन सा वो है बेस्ट इंडिकेटर है कि अगर बच्चे को अच्छे से उसका पर्याप्त स्तनपान हुआ है कि उसका पेट भर गया है, इसमें से कौन सा साइन जो है उसका है। तो इसमें से कौन सा साइन है, तो बेबी पासेस यूरिन 6 से 8 टाइम्स पर डे। अगर बेबी जो है एक दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास आउट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको पर्याप्त मात्रा में जो है पर्याप्त मात्रा में स्तनपान से उसे ये मिल रहा है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में उसका पेट वेट भर रहा है तो 6 से 8 बार वो जो है यूरिन पास आउट करेगा एक दिन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन। अनुशंसित विशेष स्तनपान की अवधि क्या है? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो ये तो जनरली ये सबको पता है कि 6 मंथ जो है इसका राइट आंसर है। 6 मंथ तक जो है बेबी को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। तो 6 मंथ जो है एक एडिक्वेट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेफेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के दौरान स्तनपान के दौरान सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? कॉपर टी, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, कॉन्डम्स। तो कौन सा जो है स्तनपान के दौरान सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, केवल प्रोजेस्टेरॉन गोलियां, ठीक है। केवल प्रोजेस्टेरॉन गोलियां लेने से जो है वो प्रेगनेंसी को जो है ये करते हैं, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में चांसेस होते हैं वापस से कंसीव करने का, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स लेने से जो है कंट्रासेप्टिव ये मेथड है, इससे जो है प्रेगनेंसी को ये किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन शुड अ कॉपर टी बी इंसर्टेड पोस्टपार्टम। प्रसव के बाद कॉपर टी कब डालनी जानी चाहिए? इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 48 आवर्स टू 4 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स पोस्टपार्टम, एनी टाइम ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो जो कब है कॉपर टी का सही टाइम क्या है, सही टाइम क्या है कॉपर टी को इंसर्ट करने का प्रसव के बाद? तो वो है 6 सप्ताह के बाद। आफ्टर 6 वीक्स पोस्टपार्टम के बाद जो है कॉपर टी इंसर्ट किया जा सकता है, ये सही टाइम होता है कॉपर टी को इंसर्ट करने का। उससे पहले अगर डालते हैं तो चांसेस होते हैं कि या तो वो गिर जाए या तो वो अंदर की ओर चली जाए, ठीक। तो इसलिए उसे 6 सप्ताह के बाद जो है इंसर्ट किया जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ आयरन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन। गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन अनुशंसित आयरन का सेवन कितना होना चाहिए? 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg। तो प्रतिदिन जो है एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी मात्रा में आयरन का ये करना चाहिए इनटेक? तो वो है 60 mg। 60 mg तक का आयरन जो है प्रतिदिन महिला को एक इनटेक करना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन। तो जो न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? तो वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अगर क्या बोलते हैं अगर सही मात्रा में अगर रहे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्राइमरी ग्रेविडा। प्रथम बार गर्भवती महिला में प्रसव के पहले चरण की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो प्राइमरी ग्रेविडा किसको कहा जाता है? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, जिसका पहला बच्चा हो जिस महिला का। मल्टी ग्रेविडा जो कि एक बार से ज़्यादा बच्चे हों, 2, 3, तीसरा बच्चा हो, तो उसे हम लोग मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में ही लगता है, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है, और मल्टी ग्रेविडा में उतना समय नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे, 12 से 16 घंटे। तो प्राइमरी ग्रेविडा में नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? तो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे जो होता है प्रेगनेंसी जो है
लेबर का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो है 8 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक। मल्टी ग्रेविडा में जो है ये आधा समय हो जाता है, इतना समय नहीं लगता है। फर्स्ट स्टेज होता है और ये प्राइमरी ग्रेविडा में जो है इतना समय लग जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव के दूसरे चरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमिक पोजीशन, स्क्वैटिंग पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन। तो अगर आप लोगों ने पिछले जो क्लास है उसमें किया होगा तो ये क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया था कौन सा पोजीशन है, तो स्क्वैटिंग पोजीशन, बैठ करके जो है महिला अच्छे से जो है ये ले सकती है, दर्द ले सकती है और फोर्स लगा सकती है, जिससे कि बेबी जो है अच्छे से नीचे की ओर आए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ड्रग इज गिवन इन केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टल, बोथ बी एंड सी। ये हमने अभी पीछे ही किया, कौन सा दिया जाता है, तो उसमें कौन कौन सा था, ऑक्सीटोसिन और मिसोप्रोस्टल, तो क्या होगा, बोथ बी एंड सी। मैग्नीशियम सल्फेट जो है प्रसव पीपीएच में नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शोल्डर डिस्टोसिया इज एन इमरजेंसी ड्यूरिंग लेबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। प्रसव के दौरान कंधे का फंसना एक आपात स्थिति है, इसका पहला प्रबंधन कदम क्या है? अप्लाई फंडल प्रेशर, परफॉर्म एमके रॉबर्ट्स मैन्यूवर, गिव ऑक्सीटोसिन, इमीजिएट सी सेक्शन। तो अगर बच्चे का जो है कंधा फंस जाता है तो उस स्थिति में जो है पहला प्रबंधन कदम क्या होगा, क्योंकि अगर कंधा फंसता है तो अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो बच्चा हो सकता है कि वहीं पर फंसा रह जाए, बच्चे की डेथ हो जाए। तो क्या किया जाता है उस समय, तो उस समय क्या किया जाता है, परफॉर्म मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट्स युक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे को जल्दी से निकाला जा सके, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्रीन फिब्रॉइड्स। गर्भाशय फिब्रॉइड का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? एमिनोरिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी। तो गर्भाशय फिब्रॉइड का सबसे जो कॉमन लक्षण क्या है, तो वो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये क्या है, यूट्रीन फिब्रॉइड्स का एक सामान्य लक्षण है, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वीमेन। महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूट्रीन फिब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो ये तो शायद सबको लगभग पता होगा, इनफर्टिलिटी किस कारण होती है, तो पीसीओएस के कारण, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण जो है महिलाओं में इनफर्टिलिटी का ये सामान्य कारण है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जो दर्दनाक मासिक धर्म के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? एमिनोरिया, मिनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमिनोरिया। तो जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में जो है डिस्मेनोरिया कहते हैं, जो कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं कि पेनफुल जो है सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पीजिया कहते हैं। तो वैसे बहुत सारे, डिस्पनोइया बल्कि कहते हैं, सांस लेने में कठिनाई डिस्पनोइया, खाने में कठिनाई तो डिस्फेजिया। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का मेडिकल टर्म है डिस्मेनोरिया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। ये हम लोगों ने अभी पिछले ही प्रीवियस क्लास में किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले प्रीवियस क्लास को देखिएगा, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा। तो हमारा ऑप्शन है 1.5 से 2 kg, 2.5 से 4 kg, 4 से 5 kg, 5 से 6 kg। तो नॉर्मल वेट कितना होता है न्यूबॉर्न का, तो 2.5 से 4 kg। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नवजात पीलिया का मुख्य कारण क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, आयरन डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन। तो प्राइमरी कॉज क्या है नियोनेटल जॉन्डिस का, तो वो है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है।
इसी के कारण जो है नियोनेटल में जॉन्डिस का मुख्य कारण है ये। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूट्रीन एटर्नी, रिटेन्ड प्लासेंटा, जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी, कोएगुलोपैथी। तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। तो क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण? तो वह है गर्भाशय एटर्नी, यूट्रीन एटर्नी। ठीक है, इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में जो है खून का ये हो जाता है, खून बहुत मात्रा में जो है ब्लड लॉस होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि व्हेन डज पोस्टपार्टम डिप्रेशन यूजुअली ऑकर। प्रसवोत्तर अवसाद आमतौर पर कब होती है? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, विथ इन द फर्स्ट 2 वीक्स, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर ओनली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन यूजुअली कब ऑकर होता है? तो वो पहले 2 सप्ताह के भीतर, विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स, जो कि क्या बोलते हैं, डिलीवरी के बाद का जो 2 सप्ताह होता है उसके भीतर ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस जो है समझ में आई होंगी। जो भी इस क्लास का PDF होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू।